Hello everyone. Today I will discuss the topic Green Revolution, हरित क्रांति। हरित क्रांति बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था का, इंडियन इकोनॉमी का। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन रेवोल्यूशन, क्रिटिकली एग्जामिन ग्रीन रेवोल्यूशन, राइट कॉजेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इज ग्रीन रेवोल्यूशन ग्रीन। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात, ग्रीन रेवोल्यूशन होता क्या है मैं बताऊं कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो भारत में आया था वो 60 के दशक में आया था। यानी कि मेनली इसको जो हम पॉइंट कर सकते हैं तो ये जो इंडिया में इसका जो ड्यूरेशन रहा, जो पिक पे रहा, वो 66, 67 टू 71, 72 तक जो ये पिक पे रहा। 71, 72 के बाद जो है इसका असर कम होने लगा। और भारत में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के जो जनक कहे जाते हैं वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। यहाँ पर इनिशिएट करने का श्रेय जो है उन्हीं को जाता है। लेकिन यदि विश्व स्तर पर हम देखें तो जो मेक्सिको में इसका शुरुआत हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन के, और वहाँ पर लीडर थे, इसके लीडर जो थे वो बर्लॉग नॉर्मेन थे। तो मेक्सिको से शुरू हुआ और यहाँ पर भारत में भी ये 60 के दशक में शुरुआत हुआ इसका। तो इसका मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। वैसे रेवोल्यूशन का मतलब ही होता है क्रांति, यानी कि बहुत बड़ा चेंज जब होता है तो उसको हम क्रांति का नाम देते हैं। तो इसको यदि हम डिफाइन करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन के समय क्या हुआ था, हम लोग इंट्रोड्यूस किए थे हाई यील्डिंग, वैसे सीड्स का जिसकी उत्पादकता बहुत अधिक हो, और हम लोग फर्टिलाइजर के यूज को बढ़ाए, इंक्रीज्ड द फर्टिलाइजर use of fertilizer and proper irrigation method. We used insecticides, price incentives was given by the government. तो ये इन सारे का जो है कंबाइंड इफेक्ट हुआ क्या कि हमारा जो फसल है उसमें आशातीत वृद्धि हुई, बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। तो इसलिए उसको हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। और इसका जो असर जो सबसे ज़्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन का असर जो सबसे ज़्यादा जिस फसल पे रहा वो फसल था गेहूँ। गेहूँ में 100% की वृद्धि हुई। उसके बाद किसी फसल पे हुआ तो वो है धान। धान में 33% की वृद्धि हुई। और ज्वार बाजरा में जो बाजरा है उसमें भी दुगुनी वृद्धि हुई। क्यों वृद्धि हुई? क्योंकि हम जो सीड्स यूज़ शुरू किए जिस सीड्स का, उसकी उत्पादकता काफ़ी हाई थी। और जो हमारा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो हम प्रॉपर कर दिए, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करने लगे, और जो है इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ किए, यानी कि कीटनाशक दवाइयों का यूज किए। तो इन सारे का इफेक्ट जो है पड़ा हमारा फसल में, बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। तो हम पहले ही बताएं कि सबसे ज़्यादा वृद्धि क्या हुआ, गेहूं में हुआ, उसके बाद चावल में हुआ, फिर बाजरा में, इस तरह से हुआ। लेकिन कुछ फसल पे जो है इसका असर नहीं पड़ा। उसमें हम कह सकते हैं कि उसमें तेलहन है, जूट है, कपास है, यानी कि व्यावसायिक फसल पर इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ा। अब आता है कि क्या इसका क्या मतलब है, उसमें यही लिखना है। अब आता है कि क्या कारण हुए ग्रीन रेवोल्यूशन का। तो इसका जो पहला कारण है वो डेफिनेशन में ही मैं बता दी कि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, यानी कि अधिक उपज देने वाले जो बीज है उसका इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, उत्पादकता में वृद्धि हुई। उसके बाद सेकंड में जो हम लिख सकते हैं वो है कि वी यूज्ड मोर केमिकल फर्टिलाइज़र, यानी कि हम लोग जो है केमिकल फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा यूज़ किए। मैंने एकदम बहुत ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि एकदम उड़ेल ही दिए, लेकिन हम उसका यूज को बढ़ा दिए, इंक्रीज किए यूज का। तो उसका जो है हमको जो है धनात्मक प्रभाव पड़ा कि हमारा जो है फसल
अधिक हुआ। उसके बाद होता है कि छोटे छोटे कीट जो होते हैं वो फसल को बर्बाद करते हैं, तो हम लोग क्या किए, कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल शुरू कर दिए, औषधि का इस्तेमाल शुरू किए, जिसकी वजह से जो कीट के द्वारा जो हमारा फसल का हानि होता था वो हानि रुका, तो हमारा पैदावार में वृद्धि हुआ। उसके बाद है कि हम लोग, जैसे कि हम लोग पहले भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि भारतीय कृषि जो है वो मानसून का जुआ है, यानी कि मानसून समय पर आया तो हमारा कृषि अच्छा होगा, मानसून समय पर नहीं आया तो कृषि हमारा अच्छा नहीं होगा। तो उस समय जो है 60s में जो है हम लोग प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किए, यानी कि नलकूप, पंप सेट, नहर, ये सब से हम इरिगेशन जो है उसको दुरुस्त किए। यानी अब क्या हो गया, जब हमारा इरिगेशन सिस्टम दुरुस्त हो गया तो जिस समय ज़रूरत है इरिगेशन का, हम उस समय जो है इरिगेट किए अपने फसल का, तो उसका भी इफेक्ट पड़ा, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा, हमारे जो है फसल में वृद्धि हुई, हमारे उत्पादन में वृद्धि हुई। उसके बाद हम जो हमारा कृषि था पहले जो परंपरागत ढंग से होता था, अब क्या हुआ, उसको हम जो है मैकेनाइज किए, मशीन्स का इस्तेमाल करने लगे। जो पहले प्लाव होता था, ऑक्स से प्लाव करते थे, तो हम लोग ट्रैक्टर से प्लाव करने लगे, और हार्वेस्टिंग के लिए भी, कटाई के लिए भी जो है मशीन का यूज़ करने लगे। तो इससे क्या हुआ कि हमारे पैदावार में काफ़ी अधिक वृद्धि हुई। उसके बाद मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम हम लोग डेवलप किए। मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम कैसे डेवलप हुआ, यानी हम ऐसे सीड्स का यूज किए जो कम समय में प्रिपेयर्ड हो जाए, अब बन जाए, उत्पादन हो जाए, उस सीड्स का हम जो है इस्तेमाल करना स्टार्ट किए। तो इससे क्या हुआ कि हमारे जो एक साल में 2-3 क्रॉप्स का जो है पैदावार होने लगा। इससे किसान जो है लाभान्वित हुए। उसके बाद प्राइस इंसेंटिव जो है गवर्नमेंट देने लगी। प्राइस इंसेंटिव का मतलब हुआ कि एक मिनिमम जो है सपोर्ट प्राइस फिक्स हुआ। होता क्या है, जिस समय हार्वेस्टिंग का टाइम में जब सप्लाई बहुत अधिक हो जाता है प्रोडक्ट का, तो उसका प्राइस लो हो जाता है। इससे क्या होता था, किसान को काफ़ी हानि होती थी, और उनका जो है प्राइस कम होने से लोन लेकर काम किए तो वो लोन चुकता होने में ही चला जाता था। तो इस हानि से बचाने के लिए सरकार ने एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स किया। जैसे सपोज करते हैं कि गेहूं का कुछ प्राइस फिक्स हुआ, तो उस प्राइस पर यदि मार्केट में किसान का नहीं सेल हो रहा है प्रोडक्ट, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, खुद वो परचेज करके स्टोर कर लेगी। अब किसान क्यों नहीं स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इसलिए कि हमारे किसान लोगों के पास स्टोर करने की कैपेसिटी उतनी नहीं है, तो वो स्टोर नहीं कर सकते। तो वो जिस सीजन में हार्वेस्टिंग करते हैं उसी समय वो सेल करते हैं। तो हार्वेस्टिंग के टाइम में उनको क्या होता है, कम कॉस्ट मिलता है, सप्लाई अधिक होता है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स होने पर क्या है कि यदि किसी गुड्स का, किसी प्रोडक्ट का सरकार फिक्स कर दी कीमत, उससे कम कीमत में लोग नहीं खरीद सकते हैं। यदि प्राइवेट जो है लोग नहीं खरीदते हैं तो गवर्नमेंट खुद खरीद कर क्या करती है, स्टोर कर लेती है। उसके बाद आता है कि नेक्स्ट जो रिफॉर्म हुआ वो ये हुआ कि साख की जो है सुविधा प्राप्त हुई। साख की सुविधा का मतलब हुआ कि पहले जो है लोग क्या करते थे, महाजन के पास, जो किसान लोग नहीं, किसान जो है बड़े किसान, महाजन, जमींदार से खेती के लिए पैसा उधार लेते थे, लोन लेते थे, तो उनको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता था। जिससे क्या होता था, जब उनका फसल होता था, उनका फसल का बहुत बड़ा भाग जो है बड़े किसान, महाजन, जमींदार के पास चला जाता था, और किसान को उतना फ़ायदा नहीं होता था, मुनाफा नहीं होता था। तो सरकार जो है इसके लिए समाधान निकाली। कोऑपरेटिव बैंक्स की स्थापना हुआ, रीजनल रूरल बैंक्स की स्थापना हुआ, जिसके वजह से किसानों को आसानी से लोन मिलना स्टार्ट हुआ, कम ब्याज दर पर लोन मिलना शुरू हुआ, जिसके वजह से कि उनका मुनाफा में वृद्धि हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये सभी जो है कारण हुए हरित क्रांति का। अब बात आता है कि क्या हरित क्रांति हरा था?
इसको किस तरह से हम एनालाइज करें कि ये हरा था या नहीं था। तो मैं पहले ही बताई कि हरित क्रांति का जो बात करते हैं तो सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ा वो गेहूं पर पड़ा। गेहूं में जो है 100% की वृद्धि हो गई, और उसके बाद जो है धान पे पड़ा 33% की वृद्धि हुई। ज्वार बाजरा की बात करें तो बाजरा में दुगुनी वृद्धि हुई, ज्वार में उतना वृद्धि नहीं हुई। लेकिन कुछ फसल जो है ऐसे रह गए जिस पर कि इनका असर नहीं पड़ा, उसमें वृद्धि नहीं हुई। पहले भी बताई, उसमें तिलहन है और व्यावसायिक फसल जो कपास, जूट, इस पर प्रभाव नहीं पड़ा। और दूसरा क्या है कि कुछ क्षेत्रों पर जो है इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ा और कुछ क्षेत्रों पर नहीं पड़ा, यानी कि इससे अछूते रह गए। जैसे कि इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ा हरियाणा, पंजाब में पड़ा, और जो उसके बाद जो जिसमें पड़ा वो है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ऐसे राज्यों पर इसका असर पड़ा। लेकिन जो देश के अन्य जो राज्य हैं इसके प्रभाव में नहीं आए और इसके लाभ से वो वंचित रह गए। फिर हम लोगों ने जो है हाई यील्डिंग सीड्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, या तकनीक का इस्तेमाल किया, केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया। तो इसी से जो उत्पादन में वृद्धि हुआ ये बड़े किसानों तक ही सीमित रह गया। जिनके पास पूंजी था वो जो है उच्च तकनीक को हायर कर लिए, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज कर लिए, हाई यील्डिंग सीड्स का इस्तेमाल कर लिए। लेकिन जो छोटे जो किसान थे वो इससे वंचित रह गए। तो ये कहीं न कहीं जो बड़े किसानों को ज़्यादा लाभान्वित किया बनिस्बत छोटे किसानों का। इससे इसका इफेक्ट ये हुआ कि क्षेत्रीय आर्थिक असमानता उत्पन्न हो गई, यानी कि जिस स्टेट में, जिस राज्य में इसका प्रभाव अधिक पड़ा वो जो है आगे बढ़ गए, वो आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी हो गई, और जिन राज्यों में इसका प्रभाव कम पड़ा वो आर्थिक रूप से पिछड़ गए। और इसका जो और एक इफ़ेक्ट पड़ा वो ये हुआ कि चूँकि हम अपने कृषि को मैकेनाइज कर दिए, मशीन का इस्तेमाल करने लगे, टेक्नोलॉजी यूज़ करने लगे, तकनीक का इस्तेमाल करने लगे, तो जो काम पहले मजदूर करते थे तो वो काम जो है ट्रैक्टर करने लगा। इसके बाद हार्वेस्टिंग का काम जो मजदूर करते थे वो भी मशीन से होने लगा। बहुत सारे कृषि के कार्य मशीनों से होने लगा, जिससे कि बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी में भी वृद्धि हुई। तो इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स रह गए। इसलिए जो है हम ये नहीं कह सकते हैं कि हरित क्रांति पूर्णतः जो है हरी थी। और इसका जो प्रभाव था वो एक पीरियड तक बहुत ज़्यादा रहा, उसके बाद इसका प्रभाव भी घटने लगा। मैं पहले ही बताई 66 to 67 में जो है ये आगे बढ़ा, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। 71-72 के बाद जो है इसका प्रभाव धीरे धीरे जो है कम होने लगा। तो इस प्रकार हम देखें कि इसके ये क्या है, इसके कारण क्या हैं और इसके जो प्रभाव क्या पड़े, मीन्स निगेटिव क्रिटिकल जो है इम्पैक्ट क्या पड़ा इकोनॉमी में। तो इसके लिए बस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम दूसरा टॉपिक पे